नमस्कार साथियों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर को जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। दोस्तों, अंतस्थ का अर्थ होता है मध्य में, यानी इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य से होता है और इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व ये सभी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 4 राइट आंसर होगा। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। य, र, ल, व ये सभी अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, ड और ढ ये दोनों ही द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण का अर्थ होता है जिनमें दो गुण हो। तो ऑप्शन नंबर ए 2 इसका राइट आंसर होगा। ड और ढ ये दोनों ही द्विगुण व्यंजन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क से लेकर म तक टोटल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, लेकिन अगर इनमें द्विगुण व्यंजन यानी ड और ढ को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 27 हो जाती है, यानी कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा है। हर वर्ग का पंचमा अक्षर यानी पांचवा अक्षर अनुनासिक वर्ण होता है और इनकी संख्या 5 होती है, जो कि है अंग, इय, अड़, म और न। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी 5 राइट आंसर होगा। अनुनासिक व्यंजन की संख्या 5 होती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो साथियों, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य होता है और इसके साथ साथ याद रखिएगा, री का भी उच्चारण मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत होता है। यानी कि इन ऑप्शंस में से आंसर की बात करें तो ड और ढ यानी ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अड़ इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? दोस्तों, हर वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। जैसे कि क वर्ग ले लीजिए, क वर्ग का पहला अक्षर यानी क और तीसरा अक्षर यानी ग और पांचवा अक्षर यानी कि अंग, ये अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी क और ग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दयानंद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? यानी कि दयानंद में कौन सी संधि है? तो देखिए साथियों, इसे भी ध्यान से देखिएगा। दयानंद का संधि विच्छेद होगा दया प्लस आनंद। यहाँ पर अ प्लस अ बराबर आ हो रहा है और ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर संधि विच्छेद करने पर बड़ा आ मिले, बड़ी ई मिले और बड़ी ऊ मिले, वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि भानुदय, इसमें बड़ा ऊ मिल रहा है। महात्मा, यहाँ पर बड़ा आ मिल रहा है। रजनीश, यहाँ पर बड़ा ई मिल रही है। तो इसी प्रकार से दयानंद को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी बड़ा आ मिल रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी दीर्घ संधि दयानंद में प्रयुक्त संधि है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों, बात करें अगर इत्यादि की तो इत्यादि में यड़ संधि होगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करें कि हम यड़ संधि को कैसे पहचानते हैं, तो य, र, व इन तीनों ही व्यंजन के पहले अगर आधा अक्षर दिख जाए तो वहां पर यड़ संधि होता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इत्यादि, यहाँ पर य से पहले आधा अक्षर है, यानी कि यह यड़ संधि होगा। और इसके संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होगा इति धन आदि। तो ऑप्शन डी 8वें प्रश्न का इति धन आदि राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों, निराशा का सही संधि विच्छेद होगा निह धन आशा और इसमें विसर्ग संधि है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। विसर्ग संधि को पहचानने की ट्रिक यह है कि जहां पर भी आपको ये दो डॉट दिखे वहां पर विसर्ग संधि होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, जिन ध्वनियों को उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें अघोष कहते हैं।
हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। जैसे साथियों क वर्ग का क और ख ये अघोष के अंतर्गत आते हैं और इन ध्वनियों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों उन्हें सघोष कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें हम सघोष कहते हैं और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष होता है। जैसे साथियों मान लीजिए क वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन यानी ग, घ और अंग ये सभी सघोष के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? साथियों यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, समास के कितने भेद होते हैं? बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। समास के कितने भेद होते हैं? देखिए दोस्तों, समास के टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास दोस्तों इस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, प्रतिदिन, इसका प्रति जो है वह प्रधान होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? साथियों ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, इन सभी समास का उत्तर पद यानी कि पीछे वाला पद प्रधान होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? तो साथियों द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे पाप पुण्य, यह जो शब्द है इसके दोनों पद प्रधान होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस समास का दोनों पद अप्रधान होता है? दोस्तों बहुब्रीहि समास का दोनों पद अप्रधान होता है, इसका कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, त्रिलोचन, त्रिलोचन का मतलब होता है तीन है लोचन जिसके, यानी कि शिव जी, यानी कि इसमें तीसरा पद प्रधान होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, खर किसका पर्यायवाची शब्द है? खर गधा का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों गधा के अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, इंपॉर्टेंट जो है उन्हें मैं आपको बता रहा हूँ। बैसाख नंदन, गर्धव, खर और वेसर, ये चारों ही गधा के पर्यायवाची शब्द हैं। इन्हें आप नोट कर लीजिएगा या तो रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों अनिल पवन यानी हवा का पर्यायवाची शब्द है। हवा के अन्य पर्यायवाची शब्द जो कि इंपॉर्टेंट है उन्हें नोट करिएगा। समीर इंपॉर्टेंट है, बयार, ये दोनों ही हवा के अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि दोस्तों अनल का अर्थ होता है आग, तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? अरविंद दोस्तों कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल के अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो हैं उन्हें नोट करिएगा। इंदिवर, राजीव, उत्पल, अंबुज, ये सभी कमल के अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज या आगत। तो ध्यान रखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उन्हें तत्सम कहा जाता है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। जैसे आम्र, साथियों आम यह तद्भव शब्द होगा, जबकि जो आम्र है यह तत्सम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? साथियों आलोक का अर्थ होता है उजाला या उजला और इसका विलोम शब्द अंधकार होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गमन किसका विलोम शब्द है? गमन आगमन का विलोम शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखिए साथियों इसमें से यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह नदी है। साथियों अगर यहाँ पर आपके ऑप्शन में नदी होता तो वह जातिवाचक संज्ञा होता, क्योंकि नदी तो कई होते हैं, लेकिन जो एक विशेष नाम है यमुना यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। गाय साथियों यह जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ यह भी जातिवाचक संज्ञा है। अगर इसी के स्थान पर विंध्याचल पर्वत होता या माउंट एवरेस्ट होता तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। आम आम की बात करें तो साथियों यह भी जातिवाचक संज्ञा है।
क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। दोस्तों बात करें अगर जातिवाचक संज्ञा की, तो जातिवाचक संज्ञा इसमें आपका मनुष्य हो जाएगा। बालक भी जातिवाचक संज्ञा है, जबकि सुंदर यह आपका भाववाचक संज्ञा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, रसामवादन का क्या अर्थ होता है। रसामवादन का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन सी, किसी रस का उपभोग करना, यह रसामवादन का अर्थ है, या तो अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्णनातीत का क्या अर्थ है। वर्णनातीत का अर्थ है दोस्तों वर्णन से परे या जिसका वर्णन न हो सके, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिजीविषा का क्या अर्थ होगा। दोस्तों जीवन जीने की इच्छा या जीवन की इच्छा जिजीविषा का अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं। दोस्तों वीर गाथा काल यानी आदिकाल की समय सीमा लगभग 1050 से 1375 विक्रमी संवत माना गया है, और वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में चंद बरदाई जी को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा साथियों, वीर गाथा काल के सबसे महत्वपूर्ण कवि चंद बरदाई जी हैं। तो साथियों आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। क्लास आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।